नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में मुस्लिमों की दशा पर बयान देकर घिरे बराक ओबामा, निर्मला सीतारमण ने साधा निशाना, कहा ओबामा के शासन में 6 मुस्लिम बाहुल देशों में हुई बमबारी। विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी से मिले अमित शाह, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, यूसीसी लागू करने को लेकर जल्द हो सकती है घोषणा। दिल्ली वासियों पर केजरीवाल सरकार का बड़ा झटका, 10% तक महंगी हुई बिजली, आपने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा। पटना मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, भाजपा पर देश को बेचने के लगाए आरोप, कहा जल्द गायब होंगे बीजेपी के डबल इंजन। संजय राउत ने पीएम मोदी और अमित शाह को घेरा, विपक्षियों की मीटिंग को सामना में बताया भारत का वैगनर ग्रुप, लिखा 2024 में मोदी को भी जाना होगा। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे बराक ओबामा पर पीएम मोदी के जवाब की। अमेरिका में बराक ओबामा की ओर से अल्पसंख्यकों के हालातों पर दिए गए बयान को लेकर भारत में घमासान शुरू हो गया। इसी बीच ओबामा की टिप्पणी का केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधा और याद दिलाया कि ये वही पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके शासन में 6 मुस्लिम बाहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह हाल के दिनों में मुस्लिम बहुसंख्यक देशों ने पीएम को सम्मानित किया। आपको बता दें कि बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जाहिर की थी और अपील की थी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मुद्दे पर पीएम मोदी से उन्हें बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, किस तरह से मोदी सरकार की ओर से बराक ओबामा को जवाब दिया गया? देखिए, जवाब तो बहुत जोरदार है। बराक ओबामा को यह समझ में नहीं आ रहा, ये हिंदुस्तान बदल गया है। और बराक ओबामा जिन एजेंटों और दलालों के चक्कर में आकर के इस तरह का बयान दे गए, वो हिंदुस्तान को अभी तक ढंग से समझ नहीं पाए। हिंदुस्तान बदल चुका है। आप तमाशा करेंगे तो जवाब बहुत तगड़ा दिया जाएगा। अब जो बात अब सामने आ रही है कि इसकी टाइमिंग को लेकर के, कि प्रधानमंत्री मोदी वहां सरकार में के गेस्ट बन करके वहां पे बड़े बड़े मुआहदे साइन कर रहे थे और जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान के विपक्षियों के साथ मिलकर वहां पे मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहा था। उसी दौरान आपका आ गया तो लोगों ने खंगालना शुरू किया कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि क्रिश्चियन अमनपोर को एथेंस जाना पड़ा, जहां ये शायद हॉलिडे मना रहे थे, और इनका इंटरव्यू बकायदा सेट किया गया और आप जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पे इस तरह का भाषण देने लग गए। और दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में जो मीडिया है वो हर शख्स को हिंदुस्तान का एक्सपर्ट बना देता है। ये बराक ओबामा से कोई पूछता कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब क्या, मुसलमान सिर्फ? भाई, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। सिख भी है, जैन भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपके घर के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग सोशल एक्टिविस्ट बनकर के वहां अमेरिका को तोड़ने लग जाएंगे, तो एज ए प्रेसिडेंट आप क्या करेंगे? आरती उतारेंगे, उन्हें पद्मश्री वहां के जो अवार्ड्स है वो देंगे, या फिर उसको जेल के अंदर डालेंगे? हिंदुस्तान जेल के अंदर में डालने का काम कर रहा है। दिक्कत क्या है कि ये सब जो पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका में बैठा हुआ एक लॉबी, जो प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस से उनको नुकसान पहुंच रहा है, दे वांट टू चेंज हिम। और ये जो 82 साल का जो बुढ़ा है जॉर्ज सोरोस, उसने तो कहा कि भाई 600 करोड़ रुपए हम जो है बाकायदा खर्च करने के लिए तैयार हैं, मोदी को बदलेंगे। तो कहीं उसी से तो ये फंडिंग वगैरह नहीं हो रहा है,
क्योंकि बराक ओबामा अपने ओबामा फाउंडेशन के लिए बहुत पैसे जो है वो जॉर्ज सोरोस से ले रहे हैं। तो ये सर्किल मिलता हुआ मिल रहा है कि जॉर्ज सोरोस के साथ हिंदुस्तान के विपक्ष का रिश्ता, खास करके कांग्रेस पार्टी का रिश्ता, और अमनपुर या फिर बराक ओबामा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए भारत की सरकार ने सही फैसला लिया कि अपनी दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान के आन बान शान के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको जवाब बहुत कायदे से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, भारतीय मुसलमानों पर टिप्पणी के बाद भारत की ओर से ओबामा को यह तगड़ा जवाब दिया गया। वहीं पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मामलों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने शाह से मिलकर मणिपुर के ताजा हालातों के बारे में सारी जानकारी ली। इसके अलावा शाह और पीएम मोदी की बैठक को लेकर कई कयास भी लगाए जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मोदी सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बैठक में यूसीसी लागू करने को लेकर भी चर्चा हुई है। डॉक्टर साहब, क्या यूसीसी पर कोई चर्चा हुई? क्या इस बैठक के बाद कोई बड़ा कदम सरकार उठा सकती है? देखिए, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं उससे तो यही जानकारी मिल रही कि मानसून सेशन के अंदर यूसीसी को बाकायदा पेश किया जाएगा। ये एक ऐसा खेल होगा जिसमें काफी पार्टियां फंस के रह जाएंगी, क्योंकि अगर आप यूसीसी के विरोध जाते हो तो ये मतलब है कि आप हिंदुस्तान में मुस्लिम वोटों के चक्कर में आप सही ढंग से सेकुलरिज्म लागू नहीं होना चाहते। आप मुस्लिम महिलाओं के विरोधी हैं। आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर इक्वालिटी हो। आप कुछ लोगों को 4-4 शादियां, उनको तलाक देने के लिए उनका कोई मेंटेनेंस ना हो, तरह तरह की चीजें। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के कोई भी मुल्क अपने आप को सेकुलर नहीं कह सकता। और इस सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव जीत रही है, हर बार अपने मैनिफेस्टो के अंदर वो यूसीसी का जिक्र करती है। तो ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है भारतीय जनता पार्टी की कि 2024 के चुनाव से पहले हिंदुस्तान में यूसीसी को लागू किया जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट से उठा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यूसीसी के ऊपर सरकार की राय क्या है, तो सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि हम लोग इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। मानसून सेशन में अगर यूसीसी लागू किया जाता है या उसको कानून बनाया जाता है तो 2024 का चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली वासियों को आप सरकार के झटके की। दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी डीईआरसी ने पावर डिस्कॉम, बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी की वो मांग स्वीकार कर ली है जिसमें उन्होंने दरें बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। इस फैसले के बाद बीएसईएस क्षेत्रों में बिजली की दरें 10% महंगी हो जाएंगी। अभी इस पर दिल्ली सरकार अंतिम फैसला लेगी, लेकिन दिल्ली में बिजली कीमतों में बढ़ोतरी की खबर सामने आते ही घमासान शुरू हो गया है। मामले में आपका कहना है इससे उपभोक्ताओं के बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है उपभोक्ताओं के बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या वाकई ऐसा होगा? भाई, बिल जब बढ़ाया जा रहा है, कंपनी कह रही है कि 10% बढ़ाओ, आप कह रहे हो कि उपभोक्ताओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको पैसे कहां से लाके दोगे? अपने घर से देगी आम आदमी पार्टी? केजरीवाल अपना शीश महल बेच के देंगे, या फिर आप सरकारी खजाने से ही उसको दोगे? तो आप पहले ये बताओ कि तुम्हारी इस अंबानी से क्या सेटिंग हुई है? कीमत बढ़ा रहे हो, उसको आप लोगों से ले नहीं रहे हो, तो ये क्या सेटिंग चल रही है? ये केजरीवाल पब्लिक को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 है। एक और केस है जिसके ऊपर पता नहीं अब तक क्यों नहीं जांच हो रही है कि सीसीटीवी लगना है। इसके लिए आपने जिस कंपनी को ठेका दिया वो टाइम पे सीसीटीवी नहीं लगाई। पहले आपने 17 लाख रुपए जो है आपने उसके ऊपर 17 करोड़ रुपए आपने जो है वो
आपने लगा दिया उसके ऊपर जुर्माना कि आपने टाइम पे नहीं लगाया, और पिछले दरवाजे से 5-6 लाख रुपए लेकर के उसके जुर्माने को माफ कर देते हो, और ये सत्येंद्र जैन वो कैश लेकर के उस कंपनी से रफू चक्कर हो जाता है। तो ये धंधेबाजी कब तक चलता रहेगा? साफ साफ बताइए कि ये जो बिल बढ़ाया जा रहा है उसका असर पब्लिक पे क्यों नहीं पड़ेगा, और अगर ये बढ़ जाता है तो अंबानी को आप कहां से पैसे ला करके दोगे? तो ये सारी चीजें पब्लिक को लटकाने भटकाने में केजरीवाल बड़ा माहिर है। कल फिर ये मीडिया के जरिए और दलाल पत्रकारों का एक पूरा गैंग है इसके साथ, ये कहेंगे भाई मोदी सरकार ने बढ़ा दिया, मोदी सरकार ने बढ़ा दिया। दिक्कत क्या है कि ये आदमी राजनीति और चुनाव जीतने के लिए देश को गिरवी पर रख देगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार के इस कांड के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को घेरा जाने लगा है। आगे बात करेंगे ममता बनर्जी के बीजेपी पर प्रहार की। पटना मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ममता ने भाजपा पर देश को बेचने के आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी का डबल इंजन भी गायब हो जाएगा। बंगाल सीएम का कहना है कि राज्य के पंचायत चुनावों में भाजपा अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा चुनावों में दूसरा इंजन खो देंगे, और विपक्ष बीजेपी के खिलाफ महाजोता यानी बड़ा गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है, और ये जल्द ही किया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्यों ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह हमला बोला है? भाई बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो उनका पूरा हक है कि वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो हमलावर हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने महाजोत की बात की, जहां इन्होंने भाषण दिया अगली जगह वो भाषण देने के लिए गई जहां उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी का था, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमला कर दिया। वहां जाकर के ये कह रही है कि ये जो बीजेपी का जो बी टीम बंगाल में है वो कांग्रेस पार्टी है। मतलब आप समझिए ममता बनर्जी की राजनीति की हालत क्या हो गई है। आप बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र में जाते हो, बीजेपी को आड़े हाथ लेते हो, ठीक है, लेकिन जब आप सीपीएम या कांग्रेस बहुल इलाकों में जाते हो वहां सीपीआई और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप हमलावर हो जाते हो। पिछली बार जहां बीजेपी के इलाके में आप कह रहे हो कि भाई डबल इंजन हम खत्म कर देंगे, और यहां आप कह रहे हो कि इस डबल इंजन वाली जो सरकार दिल्ली में बीजेपी की है उसकी बी टीम कांग्रेस पार्टी है। तो ये कंट्राडिक्शन कब तक पब्लिक के सामने जो है आप ऐसे मामले में फंसते रहेंगे? दिक्कत क्या है, ये राजनीति है। सब अपनी अपनी पार्टी के भविष्य, अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए तरह तरह का लॉजिक, तरह तरह की दलीलें और अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें वो ममता बनर्जी कर रही है। बंगाल की जनता कंफ्यूज्ड है कि वो कांग्रेस के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, ममता के साथ जाए, या फिर सीपीआई के साथ जाए, सीपीएम के साथ जाए। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और दिल्ली में ये लोग गलवैयां करते हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी की मजबूती को देखते हुए ममता समेत पूरा विपक्ष बौखलाने लगा है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी पर हमले की। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना अखबार के एडिटोरियल में केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर तंज कसा गया है। सामना में संजय राउत ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय तंत्रों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक की तुलना रूस के वैगनर ग्रुप से की है। सामना में लिखा गया है कि पुतिन की तरह मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही तय किया है। आपको बता दें कि राउत ने विपक्ष को वैगनर ग्रुप बताया है। डॉक्टर साहब, क्या मायने निकाले जा रहे हैं संजय राउत के इस स्टेटमेंट? देखिए, बौद्धिक दरिद्रता अगर कोई देखना चाहता है तो ये एडिटर साहब, ये उखाड़ दिया एडिटर है ना संजय राउत। एक तो अपने आप को वैगनर ग्रुप बता दिया। भाई वैगनर ग्रुप के बारे में कुछ गूगल कर लिया होता समझ में आता। ये मिलिशिया है, पैसे पे काम करने वाले लोग। तो आप इस ग्रुप को कौन पैसा दे रहा है? जॉर्ज सोरोस दे रहा है, या चीन दे रहा है, या पाकिस्तान के आईएसआई से पैसे उठा रहे हो? आप तो वैगनर ग्रुप बता दिए खुद को। और ये क्या खाया पिया था जो आपको ये समझ में आ गया? जिस तरह से पुतिन को जाना पड़ा, प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ेगा, अजीब कहानी है। पुतिन कहीं नहीं गए, वैगनर ग्रुप चला गया, उसको पैसे मिल गए, वो वापस अपने कैंप में चला गया।
वहाँ बहुत शांति शांति है, पुतिन वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि इस आर्टिकल का मतलब यही है कि 2024 में ये वैगनर ग्रुप 12-14 घंटे के लिए हल्ला हंगामा करेगा, दुनिया भर की सुर्खियाँ लपेटेगा और उसके बाद आखिर में मुंह छिपा के वो गायब हो जाएगा। यही इसका अर्थ है। लेकिन दिक्कत क्या है, उद्धव ठाकरे न तो वैगनर ग्रुप में है, ना ही वो विपक्षी ग्रुप में है। ये इनकी हालत हो गई है, न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं, बस आर्टिकल लिखने लायक रह गए हैं। जी बिल्कुल, पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष में खलबली मची हुई है, जिसके कारण अब विपक्षी नेताओं ने अनशंत बयानबाजी शुरू कर दी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।